दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ, नई विषय। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 20 तारीख को या 21 तारीख को, पता नहीं, राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। अभी जो बाइडेन साहब जो है राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन साहब ने कल एक अपना फेयरवेल स्पीच दी, मतलब लास्ट जो उनके कार्यकाल का अंतिम दिन तो 20 तारीख है, लेकिन उन्होंने जो स्पीच दी वो अंतिम स्पीच थी। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी बातें कही है कि जिस पर सारे देश को ही नहीं, अमेरिका को ही नहीं, भारत को ही नहीं, पर पूरे विश्व को उस पर सोचना चाहिए। हालांकि बाइडेन साहब ने वैसा पहले कभी नहीं किया या करने की कोशिश की, लेकिन जो बात कही है वो बहुत सही है, मौजूद है। तो हम उस पर पूरी चर्चा करें। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को भेजें, दूसरे सोशल मीडिया पर इसको फॉरवर्ड करें और लोगों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं फिर बाइडेन साहब की बात पर आता हूँ। दोस्तों, आज की बातचीत और चर्चा जो है अमेरिका के निवर्तमान होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन की अंतिम भाषण पर केंद्रित है, क्योंकि उन्होंने जाते जाते भी एक अच्छी बात कही है। वो अलग बात है कि उनके 4 साल के कार्यकाल में कभी इस बात को लागू करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो बात राष्ट्रपति बाइडेन के मुंह से निकली, जिस देश में केवल पैसों का ही मोल है, सत्ता पर भी पूंजी के इस्तेमाल से ही पहुंचा जा सकता है, उस देश का राष्ट्रपति कहता है कि चंद अमीर लोकतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। ये गौर करने वाली बात है कि चंद अमीर लोकतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं, ये बेहद खतरनाक बात है। तो उन्होंने कहा कि आज अमेरिका में अत्यधिक धन शक्ति और सुपर रिच का एक खतरनाक गुट बन रहा है। ये चंद अमीर लोकतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं, ये खतरनाक है। इनकी गुटबाजी से लोगों के बुनियादी अधिकारों और के सीमा पर लोगों के बुनियादी अधिकारों पर और अमेरिका की आजादी को भी खतरा है। लोगों को इस चुंगल से जल्द निकालना होगा। उनका आशय एलन मस्क और ऐसे बड़े पूंजीपतियों की ओर था जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को हराकर डोनाल्ड ट्रंप की विजय दिलाई और अब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो खुद ही राष्ट्रपति हों। बाइडेन ने आगे कहा, कुछ शक्तिशाली ताकतें क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उठाए नए कदमों को खत्म करना चाहते हैं। हमें अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब आप आज के भारत के लोकतंत्र
पर निगाह डालें, पिछले 10-11 सालों के से हमारे लोकतंत्र पर भी एक दो पूंजीपतियों का कब्जा करके बैठे हैं। हमारे यहाँ तो इतना केंद्रीकरण हो गया है कि हम दो और हमारे दो का ही राज चल रहा है। जंगल, पहाड़, नदी, पानी, हवा सब सिर्फ और सिर्फ दो आदमी का, दो पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। और अब तो एक ही पूंजीपति सर्वशक्तिमान बन रहा है। हालत यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे भी अडानी को काम और व्यापार के ऑर्डर दिलाने के लिए कर रहे हैं। इसके चलते हमारी विदेश नीति में भयंकर बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रचार कर रहे थे, तो वो जिस प्लेन से घूमते थे, उस प्लेन और हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा होता था अडानी। तो वो अडानी साहब का जो उस समय कर्ज लिया चुनाव के दौरान उन हवाई जहाजों का और हेलीकॉप्टरों का, वो आज तक चुका रहे 11 साल बाद भी। वो कई विदेशी दौरों में सिर्फ इसलिए करते हैं, कई विदेशों के दौरे इसलिए करते हैं कि उनको उन अडानी साहब को वहां से काम का ऑर्डर दिलवाना होता है। और छोटे छोटे देश, बिल्कुल छोटे छोटे, उन पर भी जाकर के और बड़े बड़े ऑर्डर की वहां पर अपेक्षा रखते हैं और उनकी हमारे प्रधानमंत्री वहां सिफारिश करते हैं। इसके चलते हमारी विदेश नीति में भयंकर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो साफ है देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश से हमारे व्यापारिक रिश्ते केवल अडानी पावर प्लांट से महंगी बिजली निर्यात करने से बिगड़ गए। और आज तो ये है कि हमारी सीमा के अंदर भी हम बाड़बंदी नहीं कर पा रहे हैं, कटीले तार नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश उसका विरोध कर रहा है। भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं, जिसमें चुनाव आयोग और न्यायपालिका भी है, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कब्जा कर लिया है, जो खुलेआम चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के चलते 8वें वेतन आयोग को लागू करना स्पष्ट वोटरों को वोट के लिए लुभाना ही है। यह कोई वादा भी नहीं है, ये सरकारी अधिसूचना है जो वोटरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस समय की गई है। ये लोकतंत्र के लिए प्रत्यक्ष खतरा है, क्योंकि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा गुलाम हो चुका है कि उसे यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, या देखते हुए भी अपने मालिक से डरकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी तरह दिल्ली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी नई दिल्ली के प्रवेश वर्मा अपने वोटरों को लुभाने के लिए नकद रुपए ही नहीं बांट रहे थे, बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं को नए जूते भी गिफ्ट कर रहे थे। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव है? इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब हमारा चुनाव आयोग जो है चुपचाप सोया पड़ा है, वो ये देख ही नहीं रहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। आचार संहिता में साफ है कि जब ये अधिघोषणा हो जाए चुनाव की, उसके बाद कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा सकता है जिससे वोटरों को लाभ मिले। सत्ता और धन के केंद्रीकरण पर हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि व्यवस्था के तंत्र जब तक जनता के निकट और उसके नियंत्रण में नहीं होता, तो वह वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। यह व्यवस्था एक एकत्ववादी होगी, इसलिए केंद्रीकृत व्यवस्था की जगह ताकत को बिखेरना आवश्यक बिंदु होगा। चार खंभों पर राज का महल खड़ा हो
संप्रभुता का विसर्जन शक्ति के बंटवारे से होना चाहिए। व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। राज्य का निरंकुश बनने से रोकने के लिए राज्य की बल प्रयोगी शक्तियों पर समाज का नियंत्रण जरूरी है। डॉक्टर लोहिया ने भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं के कारण का विश्लेषण करते होने के बाद इन्हें मिटाने की 7 नीतियों की घोषणा की। जाति नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति और भाषा नीति। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार में किसी भी विषय पर कोई नीति नहीं है। पूरी सरकार केवल और केवल तिकड़म नीति पर काम कर रही है। भारत में भीमराव अंबेडकर के नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट ज्यादा मिलता है तो जय अंबेडकर। बाकी आपने देखा कैसे संसद में के अंदर अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का उपहास उड़ाया था। इसी तरह विदेश में जाते हैं तो 2 काम करते हैं। पहला, महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नमन, और दूसरा मुस्लिम देशों के शेखों से गले लगना। कभी कभी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी शेखों के गले पड़ रहे हैं और भारत के मुसलमानों से घृणा करना, उनके हाथ से टोपी पहनने से भी इनकार करना और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के मंदिर बनवाना। अमित शाह ने जैसे अभी अंबेडकर साहब का उपहास किया था, उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित भी किया था। तो ये इनकी तिकड़म नीति है कि महात्मा गांधी जब जरूरत हो तो महात्मा गांधी की जय, राजघाट पर जाकर के नमन करेंगे, और नहीं तो गोडसे जिंदाबाद और उनकी स्टेच्यू को माल्यार्पण करेंगे और चतुर बनिया कहेंगे। तो इनके मन में मतलब कोई वो उनके प्रति कोई सद्भावना नहीं है। वो सिर्फ तिकड़म है कि जो उनको ये सब करने को बाध्य करती है। अंबेडकर तो पहले कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम जला देंगे, बदलना है, और फिर जब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये करने से तो वोट बिखर रहा है तो कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं बदल सकता। आरक्षण हटाने की बात करते थे, फिर देखा कि ये तो उल्टा पड़ रहा मामला, तो बोल दिया कि अंबेडकर साहब भी आ जाए तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। अरे ये क्या तुम बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो, ये भी कुछ समझ नहीं आता। कभी कुछ इस तरह से भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन अभी अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी की तिकड़म नीति की धज्जियां उड़ा दी। सभी को निमंत्रण दिया, मतलब चीन के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, ऐसे उनके बिल्कुल विरोधी लोगों को भी उन्होंने निमंत्रित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रित नहीं किया, और ये करके उन्होंने नरेंद्र मोदी की तिकड़म की राजनीति की धज्जियां उड़ा दी। और ये इसलिए किया गया, आपको शायद मालूम होगा, और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे चुनाव के दौरान, और वो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कहा था कि मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको इग्नोर किया। वो कमला हैरिस से और बाइडेन से मिलकर के वापस चला है। उनको लगा कि कमला हैरिस तो जीत ही रही है, फिर ट्रंप से क्यों मिला। और इसी चक्कर में वो ट्रंप से नहीं मिले और ट्रंप ने उसको गांठ बांध लिया, और उसने अभी उसका मौका देख करके अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए उसको न्योता नहीं दिया। 6 दिन तक वहां पर विदेश मंत्री
जयशंकर अमेरिका में रहे, कोशिश करते रहे कि नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। बस इतना भर हुआ कि उन्होंने भारत को निमंत्रित किया, और भारत को निमंत्रित किया तो अब विदेश मंत्री जयशंकर जो है उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो ये तिकड़म नीति जो है कभी कभी तो सफल हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा जूता लगाती है कि पूरी जिंदगी याद करते हैं। अब ये जो नई जो न्योता दिया है, मुझे लगता है कि ये हमको विदेश नीति के मतलब ट्रंप साहब जो है भारत को उसकी सजा जरूर देंगे। अभी से ही कहने लग गए वो टैरिफ बढ़ाएंगे, और A1 वीजा क्या जो भी है वो उसके ऊपर भी जो है बहुत सारी बातें चल रही है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि एक सुसंगत नीति होनी चाहिए, विदेश नीति भी नहीं, सभी नीतियां। और खास तौर से जो लोहिया जी ने कहा कि ये 7 नीतियां होनी चाहिए, उसके ऊपर तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। जाति नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति और भाषा नीति, ये 7 नीतियां उन्होंने बताई। और उन्होंने वो भी बताया कि कैसी नीतियां होनी चाहिए। अभी चूंकि ये वीडियो में समय नहीं है, इसलिए मैं उन नीतियों का यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले किसी वीडियो में मैं उन नीतियों को भी प्रस्तुत करूंगा कि अगर हमारे देश में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो और लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो ये नीतियां, इस तरह की नीतियां बननी चाहिए जिससे आम आदमी को भी भला हो और लोकतंत्र भी मजबूत हो। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करें, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें, आपके दूसरे समूह में फॉरवर्ड करें, और उनको भी बताएं कि ये वीडियो नीतिगत वीडियो है, इसलिए इनको देखना चाहिए और इन्हें सब्सक्राइब भी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पर कोई कमेंट करना है या सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और अच्छा, बेहतर करने की तरफ अग्रसित करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।